कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए एंड खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। अंकल जॉन बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाले इंसान हैं। वो मेरे नेबर हैं और हाल ही में उनकी वाइफ और एक बेटा वो इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो अंकल जॉन थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब उस इंसिडेंट के बाद तो वो अब बिल्कुल ही चुप हो गए हैं। वो शायद अब अपनी वाइफ और बेटे को बहुत याद करते हैं, और तो और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर बाकी लोगों का कहना है। ये सब बातें जो मैंने आपको बोली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये यहाँ के आसपास के लोगों को लगता है। क्योंकि एज अ नेबर मुझे अक्सर उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। कभी कभी तो पूरी पूरी रात उनके घर की लाइट्स ऑन रहती थी। मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी और कुछ वक्त बाद तो मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया था। मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो अंकल जॉन मुझे एक ऐसे इंसान लगते हैं, लगते थे, जो रहते तो चुप थे लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने ऐसा लगता था जैसे कि मानो कितने सारे राज छुपा रखे हो। आई डोंट नो यहाँ के लोग उन पर आई नो उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को खोया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही तरस यहाँ के लोग उन पर खा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद अब मैं शायद किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊँ। मैं अपने घर पर सोकर उठता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे घर की पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा उससे पानी लीक हो चुका है। वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैं अपने घर से बाहर आ जाता हूँ और बाहर आकर मैं हेल्पलाइन में कॉल लगाता हूँ। कॉल करने के कुछ वक्त बाद मेरे घर रिपेयरिंग के लिए कुछ लोग आते हैं। ये वक्त तकरीबन कुछ शाम के 5 या 6 बजे का था। मैं बाहर खड़ा ही था कि मेरी नज़र अपने नेबर में जाती है। अंकल जॉन वहाँ पर अपनी कार को शायद रिपेयर कर रहे थे और फिर वो मुझे पूछते हैं कि मैं उस वक्त बाहर क्या कर रहा हूँ। जो भी कंडीशन चल रही थी मैं उसके बारे में उनको बताता हूँ और वो ये जानने के बाद मुझे डिनर पर इनवाइट करते हैं, जिस पर कि मैं उनको बोलता हूँ नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो। जिस पर कि वो मुझे इंसिस्ट करते हैं और बोलते हैं कि उनको भी कंपनी मिल जाएगी। मैं अपने घर की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, नेबर ही तो हैं और तब तक शायद मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और मैं उनके साथ उनके घर चले जाता हूँ। उनके घर के अंदर जाने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि तुम ज़रा बैठो, और वो अपने वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। मैं बस वहाँ पर बैठा हुआ था और मैं अपने आस पास देख सकता था। उनके घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और वेल मेंटेन्ड हो। आसपास की विंडो, टेबल, इवन फ्लोर, सब कुछ देखकर लग रहा था जैसे कि मानो सब कुछ बहुत साफ तरीके से क्लीन किया हो। एनीवेज, वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं डिनर में क्या खाना पसंद करूँगा, जिस पर कि मैं उनको बोलता हूँ जो भी अच्छा लगे। वैसे ही आपने ऑलरेडी मुझे डिनर पर बुलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान कैसा, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी स्पेशल डिश खिलाऊंगा, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जिस पर कि मैं हाँ में सर हिलाता हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ, और वो किचन की ओर चल देते हैं। मैं अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता हूँ और बस अपना फ़ोन चलाने लगता हूँ और मैं अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाता हूँ। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझे एक खुशबू या फिर मुझे एक स्मेल आती है। वो किचन की तरफ से आ रही होती है
वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो जो स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। एनीवेज, कुछ वक्त बाद अंकल जॉन आते हैं और वो मुझे डिनर टेबल पर इनवाइट करते हैं। मैं टेबल पर बैठ जाता हूँ और वो मुझे सर्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं बस खाना स्टार्ट करता हूँ और वो मुझे बस एक टक देख रहे थे, जैसे कि मानो वो इंतज़ार कर रहे हो कि मैं कोई रिएक्शन दूँ, जिस पर कि मैं थोड़ा स्माइल करता हूँ और उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो अंदर ही अंदर मुझे उनका मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा होना, थोड़ा सा मुझे वो अजीब लग रहा था। वो मुझे सोच में डाल रहा था। खैर, डिनर के बाद मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और अपने घर जाता हूँ। घर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। उनको कल तक का टाइम चाहिए था, लेकिन रात तक वहाँ की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं अपने घर पर नहीं रुक सकता था। लेकिन फिर मुझे अंकल जॉन की कही बात याद आती है। उन्होंने मुझे जाते जाते कहा था कि अगर तुम्हें मेरे घर में रुकने की ज़रूरत हो तो तुम रुक सकते हो, बस तुम अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेकर आ जाना। और इस वक्त तक तो मुझे भी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। एक पल को तो मुझे लगने लगा था शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। और इसके बाद मेरे पास एट दैट टाइम कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोबारा से अंकल जॉन के घर चले जाता हूँ और वो मेरा फिर से वेलकम करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम ऊपर वाले रूम में रह सकते हो, जिस पर कि मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और ऊपर की तरफ स्टेयर्स से जाने लगता हूँ। मैं उस रूम के अंदर जाता हूँ, अपना सामान टेबल पर रखता हूँ और मैं बेड पर लेट जाता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही थी और मैं यहाँ से वहाँ करवट ले रहा था कि इतने में मेरी नज़र सामने वाले रूम की तरफ जाती है, जो ठीक मेरे रूम के सामने ही था। उस रूम में कोई भी लॉक नहीं था, बस बाहर शायद एक पेज लगा हुआ था जिस पर कि एक ड्राइंग बनी हुई थी और उसमें माय रूम क्रियॉन से लिखा हुआ था। शायद से ये अंकल जॉन के बेटे का रूम था। वो देखने के बाद मैं उठता हूँ, मैं उस रूम की तरफ जाता हूँ और उस रूम को खोलता हूँ। पूरे घर में अंधेरा था और शायद अंकल जॉन नीचे सो चुके थे। मैं उस रूम को खोलता हूँ। उस रूम के अंदर से थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। शायद अंकल जॉन ने ये रूम काफी वक्त से नहीं खोला था। मैं वहां जाता हूँ और लाइट्स ऑन करता हूँ। उनके बेटे का रूम देखने में मुझे काफी ज्यादा क्रिएटिव लग रहा था। मैं बस वहां जाकर उस बेड पर बैठता हूँ। लेकिन द सेकंड मैं उस बेड पर बैठता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि वो बेड एक जगह से क्रैक है। शायद वो बेड टूटने जैसा हो रहा था। मैं उस बेड को थोड़ा सा सेटल करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता हूँ तो मेरी नज़र बेड के नीचे रखे एक बॉक्स पर जाती है। और जब मैं उस बॉक्स को खोलता हूँ, मेरे तो मानो होश उड़ जाते हैं। उस बॉक्स के अंदर मुझे कुछ बाल और नाखून मिलते हैं और एक रैपर मिलता है जो कि फोल्ड कर रखा था, जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। मैं धीरे से उसको खोलता हूँ और उसके अंदर मुझे एक ह्यूमन का कान दिखता है जो कि ऑलमोस्ट सड़ चुका था। मैं वो देखने के बाद उसे झटके से फेंक देता हूँ। मैं उस वक्त तक खुद को बहुत मुश्किल से संभालता हूँ और फिर मेरी नज़र उस बॉक्स के अंदर पड़ी एक पेन ड्राइव पर जाती है। उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और सबसे पहले मैं उस रूम के डोर को लॉक कर देता हूँ। मैं उस पेन ड्राइव को निकालता हूँ और टीवी पर कनेक्ट करता हूँ और फिर मेरे सामने एक वीडियो प्ले होती है। उसमें मैं साफ साफ अंकल जॉन को देख सकता था, जिनके हाथ में एक नाइफ था। उस रूम में एक सर्कल में कैंडल्स लगाई गई थी और उन कैंडल्स के बीच में उनकी वाइफ थी,
जिसको उन्होंने उस चेयर से बांध रखा था, और वो उस नाइफ से अपनी ही वाइफ का कान एक झटके में कट कर देते हैं। उनकी वाइफ चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन अंकल जॉन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक स्माइल को मैं देख सकता था। इस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं उसी वक्त अपना फ़ोन निकालता हूँ और मैं सीधा सीधा पुलिस को कॉल करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ मैं अपने नेबर के घर हूँ और वो क्रिमिनल है। और इतने में मुझे एक आवाज़ आती है, जैसे कि मानो कोई स्टेयर्स से ऊपर की तरफ आ रहा हो। मैं साफ साफ सुन सकता था कि अंकल जॉन अब ऊपर आ रहे थे। मैं उनको बताता हूँ कि अंकल जॉन ने अपनी फैमिली का मर्डर किया है और अब वो मुझे मारने के लिए ऊपर आ रहा है और वो रूम के अंदर आने ही वाला है। मैं उनको जल्दी से अपना एड्रेस देता हूँ और इतने में अंकल जॉन बाहर आ चुके थे। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को तोड़ना शुरू करते हैं। मैं फ़ोन छोड़ता हूँ और सीधा दरवाजे की तरफ जाता हूँ। मैं उस दरवाजे को अपोजिट की साइड पुश करने लगता हूँ ताकि वो टूटे ना। मैं चिल्लाने लगता हूँ और इसके बाद अंकल जॉन एक बहुत ही हैवी चीज़ से उस डोर के लॉक को तोड़ देते हैं। और द सेकंड वो ये चीज़ करते हैं, मैं जल्दी से साइड में रखी टेबल को उस दरवाजे की तरफ खींच देता हूँ, लेकिन अंकल जॉन का चेहरा अंदर आ चुका था। मैं साफ साफ उनके चेहरे पर वो गुस्सा देख सकता था। मैं बस वहाँ पर गिर जाता हूँ और शायद अब मुझे बचने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी। और वो इंसान देखते ही देखते अंदर आ चुका होता है। वो सीधा मुझे नीचे की तरफ धक्का देता है और मेरे ऊपर आ जाता है। उसके मुंह में एक क्रीपी सी स्माइल थी और वो मुझे बोलता है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, हाँ? उसके हाथ में एक नाइफ था और वो उस नाइफ से मुझे मारने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर अंकल जॉन के दोनों हाथ पीछे की तरफ होते हैं और एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आता है। उस वक्त तक मैं कुछ भी बोलने, सुनने या देखने की हालत में नहीं था, लेकिन मुझे इतना रियलाइज़ हो चुका था कि मैं बच चुका हूँ। मेरी नज़रें अंकल जॉन पर टिकी हुई थी और मैं साफ साफ उनके चेहरे पर वो भयानक हंसी अभी भी देख सकता था। और इसके बाद वो हमें उस घर से बाहर लेकर आते हैं। कुछ वक्त बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अंकल जॉन एक बहुत ही बड़ा साइको इंसान था और वो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व था। और तो और उसने ही अपनी वाइफ और बेटे का मर्डर किया था। पुलिस को उसके घर में, स्पेशली उसके फ्रिज के अंदर उसी के बेटे के बॉडी पार्ट्स मिले थे और शायद अब मैं समझ चुका था कि वो डिनर किस चीज़ का था। अंकल जॉन से जब थोड़ी और पूछताछ की गई तो उसने ये चीज़ कन्फेस की कि उसने ही मेरे घर की पाइपलाइन को डैमेज किया था और उसका अगला शिकार भी मैं ही था। वो मुझे भी जान से मारना चाहता था, लेकिन अब वो इंसान जेल में है। और मैं आज तक सोचता हूँ कि अगर उस दिन पुलिस सही टाइम पर नहीं आती तो मैं शायद ज़िंदा नहीं बचता। और आखिर में मैं बस आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान थोड़ा अजीब है और उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को अवॉइड ना करें और ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग कितने रोज घूमते हैं आप नहीं जानते। So guys, this was the story. Hope you like it. ऐसी और डार्क, क्रीपी एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।